हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को बनाए हुए होंगे। इस समय आपकी पढ़ाई बहुत ही गतिमान रूप से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने अपना करंट भी शुरू कर दिया। अगर आप चाहें तो करंट का भी आप वीडियो देख सकते हैं। प्रतिदिन आपको सुबह में 6 बजे करंट की वीडियो अपलोड हो जाती है, आप उसको देख लीजिए, पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आज हम पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कई वंशों के बारे में पढ़ा है। इसके बाद से आज मेरी ये वीडियो में हम लोग अशोक एवं बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये मध्यकालीन चल रहा है। इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश किया जाएगा 10 दिन के अंदर पूरा हम लोग बिहार का सारा चीज़ ख़त्म कर लें। उसके बाद से हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, और आधुनिक भारत के साथ साथ पॉलिटी जो सामान्य है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से क्या कर लिया, बौद्ध का धर्म अपना लिया। क्योंकि कलिंग के युद्ध में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, जिसके कारण से अशोक बहुत ही क्या हो गया, द्रवित हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में किया गया था, अशोक जब शासक था तब किया गया था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लिखा है, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तृष्या ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगाली पुत्र तृष्या ने की थी। ठीक है, इसी में अभिधम पिटक की रचना हुई। किसकी रचना हुई, इसी तीसरी बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक की रचना हुई। और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र, देखिए अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया, श्रीलंका में। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। मतलब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी जो भी साम्राज्य था उस सभी को जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साध न अपनाए। मतलब कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्होंने नहीं अपनाया अशोक ने। देखिए क्या क्या, यहाँ देखिए, पहला, धर्म यात्राओं का आरंभ करना या प्रारंभ करना, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचरित के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसी में अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। धौली यह उड़ीसा के पुरी जिले से प्राप्त हुआ है, धौली। ठीक है, दूसरा शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ है शिलालेख, धौली उड़ीसा से। शाहबाजगढ़ी आपको पाकिस्तान के पेशावर से। मानसेहरा यह हजारा जिला में स्थित है। ठीक है, देखिए चौथा देखिए, कालपी यह वर्तमान उत्तरांचल देहरादून से प्राप्त हुआ है, कालपी। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा यह महाराष्ट्र के थाने में स्थित है। एरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आठवां देखिए, गिरनार यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, कुछ हम देख लें जो हमें ध्यान में रहे। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुजरी यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। भभू यह राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर में है। ठीक है, बैराट। मास्की, देखिए मास्की जो है यह रायचूर जिले में स्थित है। किस जिले में है, रायचूर में मास्की है। सहस्राम यह बिहार के शाहबाद जिले में है। धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव और पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मगध का शासक था जिसने पशु
पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था वह अशोक था। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ण प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्ता निकाय में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए। मतलब कि जो शिलालेख थे उस 13वें शिलालेख में जहां जहां इन्होंने दूत भेजा था वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उसमें उनका नाम दर्ज किया था। ठीक है, उस जगह का। अभी तक अशोक के 40 से अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1737 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने हासिल किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, चलिए कब? 1737 में। रायपुरबा यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में स्थित था जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रयाग जगह की बात नहीं हो रही है, प्रयाग वस्तु की बात हो रही है। शुंग राजवंश। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके 174 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के राज्य पर अधिकार कर लिया। जिसे नए राजवंश की स्थापना की उसे पूरे देश में शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए शुंग ब्राह्मण थे। शुंग क्या थे? ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया था। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। बृहदत्त का क्या था? ये प्रधान सेनापति था, लेकिन इसने क्या किया था? हत्या करके अपने खुद शासन पे बैठ गया था। चलिए पुष्यमित्र के बारे में देखिए फिर एक बार। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए जिनके नाम अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक। 3 अज्ञात शासक थे, भागवत और देवभूति। ठीक है, अंतिम थे देवभूति। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मानव आकृतियों के अंकन में कुशलता दिखाई गई है। मानव की जो आकृतियां थी उसमें उसके अंकन में कुशलता दिखाई गई है। एक चित्र में गरुड़ सूर्य, दूसरे में श्री लक्ष्मी का अंकन अत्यधिक कलापूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। शुंग के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इसका निर्माण किसमें हुआ था? शुंग काल में हुआ था। इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा निष्क, दिनार, स्वर्ण मात्रिक कहा जाता था। तांबे के सिक्के कासारपड़ कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द प्रयोग किया जाता था। आगे ये शुंग काल। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। शुंग काल में कन्याओं का विवाह 8 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में कर दिया जाने लगा था। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के लोगों के मस्तिष्क, परंपरा, संस्कृति, विचारधारा को प्रतिबिंबित कर सकने में सर्वाधिक समर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शुंग वंश अब यही अंतिम है मेरा। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। भरहुत, सांची, बेसनगर की कला भी उत्कृष्ट है। ठीक है, अब कर्ण वंश है। देखिए कर्ण वंश की क्या विशेषता है।
शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त कर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वसुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। कौन था? वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश के क्या थे? प्रवर्तक थे। चलिए वैदिक धर्म के बारे में देखते हैं। वैदिक धर्म सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंश ने जारी रखा। शुंगों ने जो वैदिक धर्म और सांस्कृतिक संरक्षण की परंपरा शुरू की थी उसे कण्व वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट, देखिए कण्व वंश का अंतिम सम्राट कौन सा? सुसमी कन्य अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था और मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण अंत में सुसमी, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदच्युत कर दिया था। इस वंश के 4 राजाओं में 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन हुआ 4 राजाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना महाराजा गुप्त ने लगभग 275 ईसा पूर्व में की थी। उनका वास्तविक नाम श्रीगुप्त था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? घटोत्कच था। आगे देखिए, लिखा है चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण के अवसर पर 320 ईसा पूर्व को गुप्त संवत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत उसे कहते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव को दान दिए थे। कितने गांव को? 24 गांव को दान दिए थे। ठीक है, अब देखिए श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अंततः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक नहीं था। श्रीगुप्त किसी के अधीन शासन नहीं करता था। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच कभी प्रश्न पूछता है, घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। 270 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, घटोत्कच भी महाराजा की उपाधि धारण किया था। चलिए आगे देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम, यह घटोत्कच का उत्तराधिकारी था जो 320 ईसा पूर्व में शासक बना। चंद्रगुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक था जो प्रथम स्वतंत्र शासक है। यह विदेशी को विद्रोह द्वारा हटाकर शासक बना। ठीक है, चलिए देखिए अगला। इसने नवीन संवत गुप्त संवत की स्थापना की। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारतीय युग में स्वर्ग युग कहा जाता है। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया, सम्मिलित कर लिया। ठीक है, लिच्छवी को क्या कर दिया? सम्मिलित कर लिया। इसका शासन काल 320 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व था। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। हमें किससे मिलती है? पुराणों से या प्रयाग प्रशस्ति से। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 350 ईसा पूर्व में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी के गर्भ से हुआ था। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें परक्रमांक कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की।
समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? महाधीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, महाधीराज। चलिए आगे देखिए, विसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। नेपोलियन की उपाधि भी समुद्रगुप्त को दिया जाता है, विंसेंट स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। यह उच्च कोटि का विद्वान भी था और विद्या का उदार संरक्षक भी था। उसे कविराज भी कहा जाता था। वह महान संगीतज्ञ भी था। क्या था वो? बहुत महान। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ भी था, जिसे बीड़ा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। वसुबंधु को क्या नियुक्त किया था? अपना मंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय 385 ईसा पूर्व में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने 385 से 495 ईसा पूर्व तक शासन किया है। ठीक है, चलिए देखिए, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवऋषि आदि है। उसने विक्रयांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्ता या गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्तियों से शकों का उन्मूलन किया। कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल में था, कर्नाटक में था। कुंतल मतलब कर्नाटक में था। ठीक है, चलिए, कुमार गुप्त प्रथम 415 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में इसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। यह कुमारगुप्त के बसाठ वैशाली का राज्यपाल था। ठीक है, वैशाली का क्या था? राज्यपाल था। चलिए, कुमारगुप्त प्रथम के अगला देखिए, स्कंदरगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु 455 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठता है। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया। उस समय या उस पर विजय प्राप्त की। किस पे? पुष्यमित्र पे। उसने 12 वर्ष तक, देखिए ध्यान से, 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। कहिए, अभिलेख में स्कंदगुप्त को शकोपन कहा गया है। क्या कहा गया है? शकोपन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, शकोपन, ठीक है ना, शकोपन कहा गया है। आगे देखिए, हुड़ों का आक्रमण। हुड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। हुड़ मध्य एशिया की एक बर्बरा जाति थी। हुड़ों ने अपनी जनसंख्या और प्रसार के लिए 2 शाखाओं में विभाजित होकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। पूर्वी शाखा के हुड़ों ने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया। ठीक है, अगला देखिए, गुप्तोत्तर बिहार। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, गुप्तोत्तर बिहार गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में पतन हो गया। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया।
अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। ठीक है, फिर देखिए इससे एक था उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब 2 शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं है। आगे देखिए, परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त ने 510 से 521 ईसा पूर्व की स्थापना की। ठीक है, कुमारगुप्त यह उत्तर गुप्त का चौथा राजा था जो जीवित गुफा का पुत्र था। जीवित गुफा का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसका प्रतिद्वंदी मौखरी नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय प्रयाग में पुष्यजन हेतु प्रणाम करने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, देखिए यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था। जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गहरा संकट उत्पन्न हो गया, तब बिहार, बंगाल, उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता फैली थी। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गई थी? अराजकता फैली थी। आदित्य सेन, ध्यान से समझिएगा आदित्य सेन के बारे में। माधव गुप्त की मृत्यु 650 ईस्वी के बाद उसका पुत्र आदित्य सेन मगध की गद्दी पर क्या किया? बैठा। वह एक वीर योद्धा और कुशल शासक था। अफसग शाहपुर के लेखों से मगध पर उसका आधिपत्य प्रांति होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा आदित्य सेन ने 675 ईस्वी तक शासन किया था। कितने? 675 ईस्वी तक। मौखरी वंश, जान लीजिएगा ये सारे प्रश्न बिहार से संबंधित हैं। आप इसको इतिहास मत समझिएगा, ये बिहार का इतिहास है। ठीक है, मौखरी वंश का शासक उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद स्थापित हुआ था। गया जिले के निवासी मौखरी लोग जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय उत्तर गुप्त वंश के लोगों की तरह सामंत थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। मौखरी वंश के शासकों को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमारगुप्त के साथ युद्ध हुआ, जिसमें ईशान वर्मा ने मौखरी वंश से मगध को छीन लिया था। देखिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारी स्थिति है पूरी, ये बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। अब इसके बाद हम बिहार में मुगल साम्राज्य की थोड़ी सी जानकारी जानेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना हमें इम्पोर्टेंट है बस हम उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना हमें इम्पोर्टेंट है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। देखिए 1800, ये देखिए बिहार में मुगल साम्राज्य। ठीक है, बिहार में मुगल साम्राज्य 1850 ईस्वी के लगभग मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया बिहार को, तथा खाने-ए-खनाम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया। खाने-ए-खनाम मुनीम खान को, ठीक है, क्या कर दिया? बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसने? अकबर ने। ठीक है, आगे देखिए। राजा मान सिंह ने 1587 से 1594 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। किसने? राजा मान सिंह ने। मान सिंह गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर स्थानीय सरदारों को पराजित किया और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। सारी कंडीशन बिहार की है। बिहार के जिलों का नाम आ रहा है, आप देख रहे हैं ना, सारा बिहार से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? 12 किया, जिसमें बिहार भी एक था, उसमें से बिहार भी एक। जहांगीर ने मुगल शासन में आने के बाद लाल बेग उर्फ लाल बहादुर को बिहार के सूबेदार नियुक्त कर दिया। बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त कर दिया? लाल बहादुर को, जहांगीर ने मुगल शासक में आने के बाद। ठीक है, इब्राहिम खान द्वारा पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत का 1616 ईस्वी में निर्मित मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मुगल
स्थापत्य की सबसे बड़ी एक उदाहरण है वो। ठीक है, चलिए देखिए, शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शाहजहां परवेश में 1622 से 24 ईस्वी के दौरान छीन लिया। बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे देखिए, शहजादा परवेश की सेनाओं ने 26 अक्टूबर 1624 ईस्वी को बहादुरपुर के समीप टोंस नदी के पास तट पर खुर्रम की सेना को पराजित किया। दाऊद खान के समय गया जिले में दाऊद नगर नाम का शहर बसाया गया तथा पटना में दारुल अदल का निर्माण, दारुल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दारुल अदल मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण कराया। दारुल खान के समय गया जिले में दाऊद नगर नाम का शहर बसाया गया और पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस बना। ठीक है, दारुल अदल बना। दारुल खान के बाद 1665 ईस्वी में लश्कर खान बिहार का सूबेदार बना। इस समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया, जिसने पटना को सबसे पहले या सबसे बड़े शहरों में से एक माना। यहाँ सोरा के व्यापार के लिए डच कंपनी की उपस्थिति का भी उल्लेख किया। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा मध्यकालीन खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पुत्र शहजादा अजीम को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कराया। देखिए, पटना का पुनर्निर्माण किसने कराया? अजीम ने कराया। ठीक है, इसका नया नाम अजीमाबाद कर दिया। अब पटना का नाम क्या कर दिया? अजीमाबाद कर दिया। ठीक है, कभी आपसे पूछ सकता है कि पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया? अजीम ने किया। चलिए आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह सन 1707 ईस्वी से 12 तक मुगल बादशाह बना। बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुस्शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियर को बंगाल का नायब पद प्रदान किया। ठीक है, चलिए देखिए, फर्रुखसियर 1711 ईस्वी में बिहार आया। फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था या बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, फर्रुखसियर का। चलिए, कल से हम आधुनिक इतिहास मतलब बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आज की टॉपिक हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, बिहार का देखिए, हमने बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का प्राचीन इतिहास और बिहार का मध्यकालीन इतिहास, और हो सकता है तो 2 या 3 वीडियो में हम बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ लेंगे। तो हम बिहार का लगभग सारे पोर्शन को कवर कर लिए हैं। ठीक है, करंट आपका चल ही रहा है और यहाँ पे सारे पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। बस बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे और थोड़ा सा पॉलिटी उसमें जोड़ के बताएंगे, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि